नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु कश्यप, सृष्टि IVF सेंटर, आस्था नर्सिंग होम से। आज हम लोग बात करेंगे PCOD की। ये क्या है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। अक्सर ये शुरुआत इसकी होती है बचपन से और ये बुढ़ापे तक का साथी है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अक्सर लड़कियां आती हैं कम एज की कि मेरा मासिक अनियमित है, महिलाएं आती हैं कि मेरा मासिक गड़बड़ है, गर्भ नहीं उठा रहा है। जिनको बच्चे हो गए वो आती हैं कि मासिक गड़बड़ है, खून ज्यादा गिर रहा है, या जिनकी रजोनिवृत्ति हो गई, मासिक छूट गया, वो भी आती हैं कि मासिक छूटने के बाद कभी कभी खून गिर गया। इस हर जगह PCOS है, यानी ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पहले 10 मरीज में से एक पेशेंट को ये दिक्कत होता था, अब 10 में से 5 लोग ऐसे मुश्किल से गुजर रहे हैं। ये क्यों होता है, ये कारण अभी तक जानकारी नहीं है। माना जाता है कि कई फैक्टर्स हैं, यानी जेनेटिक फैक्टर भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी है। यानी जो बच्ची जन्मती है वो अपने माँ के गर्भ में जब रहती है तब से उसकी माँ क्या खाई पी, कैसे रही, उन हर चीजों का असर इस बच्ची पे होगा। अब ये बच्ची जब जन्मेगी तो इसका जेनेटिक फैक्टर इसके हाथ में नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर इसके हाथ में है। 12 साल से 13 साल में आजकल मासिक आ जाता है। बहुत लोगों का मासिक सही है, बहुत लोगों का सही नहीं होता है। तो कब आप आके डॉक्टर से मिले, अगर आपको बहुत ज्यादा खून नहीं गिर रहा है और 12 साल की उम्र में मासिक आया और 2 महीने 3 महीने पे भी आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है, तो आप 14-15 साल तक भी इंतजार कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये मासिक दिन चढ़ के आ रहा है और खून की मात्रा बहुत ज्यादा गिर रही है, तो वैसे में आपको डॉक्टर से मिल लेना होगा, क्योंकि वैसे में पढ़ाई लिखाई ये सब परेशानी बढ़ जाएगी। मिलके आपको 2 बात समझना होगा कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कारण है, और ऐसे बच्चे को आप खान पान पे, क्योंकि इस समय ये बच्ची छोटी है, अभी भी ये 12 से 15 साल 16 साल में गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे बच्चों को सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, खान पान की मात्रा सही होना, नियमित व्यायाम करना, योग करना, ये सब बहुत जरूरी है। अब ये होता क्या है, नॉर्मली मासिक धर्म आने के लिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का काम होता है, जिसकी वजह से कई रस बनते हैं और वो काम करते हैं और मासिक धर्म होता है। PCOS में ये जो हार्मोनल मेलू है ये गड़बड़ा जाता है, और जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन है GnRH का, वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, LH का लेवल हाई हो जाता है। पर मेन पैथोफिजियोलॉजी ये है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन यानी एक मेल हार्मोन है। जब भी मेल हार्मोन बढ़ेगा तो मेल के फीचर्स आ सकते हैं, जैसे वजन का बढ़ना, चेहरे पर अपर लिप्स पे बाल का आना, सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट पे चर्बी आना, वजन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होना, जिसको हम लोग बोलते हैं BMI, यानी जो हाइट है, जो एज है, उसके हिसाब से जो आपका बॉडी का वेट होना चाहिए वो ज्यादा हो, तो ये सब रीजन होता है। या बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे, क्योंकि मेल में अक्सर आप देखिएगा कि वो लोग, उन लोग के बाल कम होते हैं, आगे से गंजे ज्यादा हो जाए, ऐसे ही ये मेल बार्डनेस आने लगता है। तो ये सब कारण PCOS है। दूसरा है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा, तो वो ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कारण है, और ये आज नहीं रहेगा, ये लंबे समय तक चलेगा, ताउम्र रहेगा। इवन आप बजदानी निकलवा भी देंगे तो भी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। तो ये आपका खान पान सबसे इसमें जरूरी है, और एक्सरसाइज, ये पहला इलाज है। अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो आप कितनी भी दवा खाएंगे, आपको सफलता की दर वो नहीं होगी।
यहाँ एक चार्ट है जो कि BMI चार्ट है। इस BMI चार्ट में आपको दिखाया गया है कि अगर आप 5-7% अपना वेट घटाते हैं तो आपका मासिक सही होने के चांसेस 3-5 टाइम्स बढ़ जाते हैं। ये इतना ज्यादा फायदेमंद है। जो लोग वजन ज्यादा वाले हैं, जिनका वजन कम है, उनको दवा लेना पड़ता है। और ये कई बार आप दवा खाते हैं, आपकी स्थिति सुधर जाती है, छोड़ते हैं, फिर बिगड़ जाती है। फिर आप सोचते हैं कैसा दवा किया डॉक्टर, क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आपने डाइट पे ध्यान नहीं दिया। डाइट क्या होगा ये अलग से डाइट वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। डाइट और एक्सरसाइज अलग वीडियो में देखिएगा। अभी PCOS के बारे में आपको ये जानना है। अगर ये PCOS कंट्रोल नहीं हुआ, आपका साइकिल इरेगुलर होगा, फिर आपको गर्भधारण में प्रॉब्लम होगा। यानी ये एक बहुत बड़ा कॉज है इनफर्टिलिटी का, और इसके लिए कई जांच होते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जांच है रोटेडम क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में 3 बात है। एक तो आपका मासिक 35 दिन से ज्यादा लेट हो। अगर आप कम एज की हैं तो 45 दिन तक भी चलेगा, लेकिन 16 साल के ऊपर अगर आप हैं या 18 साल के ऊपर हैं तो 35 दिन, 21 से 35 दिन नॉर्मल साइकिल है। अगर 35 से ज्यादा देर हो रहा है या खून की मात्रा बहुत कम गिर रही है तो एक ये चीज हो गया। दूसरा है कि आपके चेहरे पे बाल हैं, ये फीचर्स है तो ये जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल, या एक्ने है, माने पिंपल्स या मुहासे ज्यादा निकल रहे हैं, ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा है कि अल्ट्रासाउंड से आपको मल्टीपल सिस्ट मिल रहा है। अगर सिस्ट, पहले क्राइटेरिया था कि 10 सिस्ट हो, लेकिन अभी क्राइटेरिया हो गया है कि सिस्ट जो है वो 20 या मोर हो, 2 to 9 साइज में हो, और ओवेरियन वॉल्यूम मोर देन 10 ml है, तभी उसको PCOS कहेंगे। और एक नेकलेस पैटर्न में ये दिखाई देते हैं अल्ट्रासाउंड में, तभी उनकी डायग्नोसिस PCOS की होगी। अगर 10 से ज्यादा फॉलिकुलर साइज है तो कोई और भी पैथोलॉजी हो सकती है, तो ये PCOS की क्राइटेरिया के बाहर चला जाएगा। ये तो दूसरी बात हो गई इसकी डायग्नोसिस। इसकी ये तो हो गया अल्ट्रासाउंड से। अब होगा बायोकेमिकल कि आपके खून में क्या क्या दिक्कत हुआ। ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग है, कई कारण हो सकते हैं। हम जिस जगह रहते हैं राजधानी का टीबी बहुत कॉमन है, तो आपका ट्यूबरकुलोसिस में भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। आपको कोई हीमोग्लोबिनोपैथी है, खून की बीमारी है, उसमें भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। तो ये जांच जरूरी होगा। या गर्भ नहीं ठहर रहा है तो देखना पड़ता है कि किस हार्मोन की गड़बड़ी है, जिसको हम लोग PCOD प्रोफाइल जांच करा के देखते हैं। उसमें थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, AMH है, FSH है, LH है, E2 है, DHEAS है, टेस्टोस्टेरोन है, कोर्टिसोल है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है। ये बहुत सारे जांच होते हैं जिनका करा के देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि सारा जांच एक बार में हो जाए, ये क्रम से भी हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड, बायोकेमिकल और आपका फिजिकल अपीयरेंस, कोई भी आपको देख के बता सकता है कि आप मोटे हैं, दुबले हैं। तो एक आप जहां रहते हैं वहां से भी आप जानकारी ले लेते हैं कि मेरा अभी वजन ज्यादा है, हमको घटाना है। तो ये हो गया PCOS में। अब अगर ट्रीटमेंट के बाद आप कंसीव कर जाते हैं, एक तो इसमें ट्रीटमेंट ज्यादा देना पड़ता है। कई बार आप कंसीव नहीं करते, आपके अंडे इतने खराब AMH होते हैं कि आपको IUI, IVF कराना पड़ता है PCOS के पेशेंट में। या कई बार दवाओं के चलते आप सीरियस हो सकते हैं, आपको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है, OHSS, जो कि एक बड़ा रिस्क होता है। इसलिए इसकी दवा देने में भी जांच करा के और समझ के इसकी दवा दी जाती है, अगर आपके मासिक धर्म गड़बड़ है और आप PCOS से सफर कर रही हैं तो। अब अगर दवा के बाद आपको गर्भ ठहर जाता है, इलाज के बाद ठहर जाता है, तो 2 चीजें, PCOS में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम निकलती है, तो शुरू में मिसकैरेज होने का बहुत डर रहेगा। इसलिए अक्सर डॉक्टर लोग आपको प्रोजेस्टेरोन देते हैं कि प्रोजेस्टेरोन लीजिए और गर्भ को बनाए रखिए। दूसरा होगा, इसमें चूंकि डायबिटीज, इंसुलिन रेसिस्टेंट डेवलप कर जाता है,
26 से 28 सप्ताह में हम लोग जांच करा के देखते हैं जीटीटी, और बताएंगे ऐसे लोगों में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या जेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़े रहते हैं। तीसरा होगा ऐसे लोगों को प्री एक्लेम्शिया होने के डर रहेंगे। प्री एक्लेम्शिया मतलब ब्लड प्रेशर अचानक हाई बढ़ जाएगा और आगे हो सकता है ये एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो, जो कि जानलेवा हो सकता है। तीसरा होगा बच्चा ग्रोथ कम हो सकता है, आईयूजीआर हो सकता है, तो पानी की मात्रा आईयूजीआर में कम हो सकती है, तो ये सब पीसीओएस की वजह हो सकता है। तो पीसीओएस से सावधानी बहुत जरूरी है। अगर अब आपको बच्चे हो गए और आप पीसीओएस के लिए बच्चा नहीं चाहती हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ही अच्छा है, जो कि पीसीओएस का एक तरह से ट्रीटमेंट भी है, वेट, डाइट, एक्सरसाइज के अलावा। फिर आ गया कि अगर आपके बच्चे हो गए और इसके बाद भी मासिक गड़बड़ हो रही है, तो आपको ऐसे लोगों को एंडोमेट्रियल कैंसर, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उन लोगों को हमेशा ये पूरे लाइफ ध्यान रखना होगा